नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मेरे साथ आज जुड़ेंगे जनसुराज के नेता, जमीनी नेता रविनंदन सहाय जी, जो एक शिक्षित व्यक्तित्व हैं, कुम्हरार से भावी प्रत्याशी हैं। और बात करेंगे बहुत सारे इनके जीवन पर, बात करेंगे बचपन की, बात करेंगे और राजनीति पार्टी में एंट्री क्यों लिए, राजनीति में कब से इनकी इच्छा थी, उस मुद्दे पर बात करेंगे। बात करेंगे नालंदा कोचिंग, आप लोग सुने होंगे, बहुत फेमस कोचिंग था। उस संस्थान को भी चलाने में ये बहुत अच्छा समय दिया और अच्छा संस्थान चला रहे थे। फिर वहाँ से पॉलिटिकल पार्टी में क्यों आए, पॉलिटिकल पार्टी से विधायक क्यों बनना चाहते हैं, उस सारे मुद्दे पर बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल ये होगा कि आप अपने करियर की शुरुआत जो किया, कहाँ से शुरुआत की? आपकी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, कहाँ तक की आपकी एजुकेशन है? आप पटना में रहते हैं, कुम्हरार में रहते हैं, आप शुरू से कुम्हरार में रहते आए हैं या आपकी बचपन कहीं और भी निकली? मेरी बचपन की शिक्षा राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल खजांची रोड में है जी। वहीं से मैंने स्कूलिंग किया है। और वहाँ के मेरे बहुत से मित्र जो बचपन में साथ थे, अभी एडमिनिस्ट्रेशन में कहिए, मेरे उम्र के तो सभी साथी लोग अब रिटायर भी कर गए हैं। और जो राजनीति में है वो अपने अपने जगह पर शीर्ष पर है। शीर्ष पर है? शीर्ष पर है। जैसे एग्जाम्पल में नाम लेना उचित है तो बता दें। आप नाम ले लीजिए, अगर ज़रूरत होगा तो हम एडिट में काट लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मेरे बचपन के मित्र हैं। उनके अलावा कई ऐसे मित्र हैं। अच्छा, जेपी नड्डा जी? जेपी नड्डा जी। क्या बात कर रहे हो, बचपन के मित्र हैं वो? बचपन के मित्र हैं। हम लोग साथ में बैठे हैं, पढ़े हैं, शिक्षा दीक्षा के अलावा स्कूल में खेले हैं साथ में। ओके। और वो दो भाई हैं, दोनों ही मेरे परम मित्र हैं। अच्छा। तो बचपन की यादें तो बहुत सुनहरी हैं। नहीं, बचपन की याद ही वो, वही सुनने में और वही अनुभव जो है ना, वो काम आता है। जो हमारे जो दर्शक हैं वो देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो अपने आप को एक्साइटमेंट, वो इंस्पायर होते हैं, क्योंकि आप एक पोजीशन पर है, एक जगह पर हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, शिक्षित लोग हैं, तो उनकी आपका अनुभव इसलिए हम लोग जारी करते हैं। ये पॉडकास्ट का मतलब होता है खबर दिखाने का, कि लोगों को दूसरे का। स्कूल के जो शिक्षक वगैरह थे जी, मेरा सौभाग्य रहा है कि वो मुझे बहुत मानते थे जी। जैसे मैं उन्हीं लोगों का पुत्र हूँ। अच्छा। और मैं भी अपने शिक्षकों को, चाहे वो लेडी टीचर हो या मेल टीचर हो, माता पिता समान सम्मान देता था। और आज का बहुत शुभ दिन है, आज शिक्षक दिवस है। क्या बात है। तो इस दिन मैं उन लोगों को याद कर रहा हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करते हैं। उन शिक्षकों में कौन ऐसे शिक्षक हैं जो कभी कभी होते हैं कि बहुत सारे शिक्षक से आपकी जर्नी जब हम स्टार्ट करते हैं, नर्सरी से लेकर के पीजी तक अगर एजुकेशन करते हैं, तो कोई ना कोई एक छाप छोड़ के जाते हैं कोई शिक्षक। वो ऐसे कौन शिक्षक हैं जो आपके मेमोरी से कभी हटते नहीं हैं? स्कूल के तो लगभग सभी टीचर, उनमें दो तीन बहुत ही प्रमुख हैं। जैसे अब तो नहीं रहे, वो स्वर्गीय हो गए हैं। श्री आरपी कर्ण जी स्वर्गीय हो गए। अच्छा। स्वर्गीय बिप्लब दास गुप्ता जी, स्वर्गीय रामगति सिंह जो मेरे एनसीसी के सेकंड ऑफिसर थे, और उनके प्रभाव में ही मैंने एयर विंग ज्वाइन किया स्कूल में। और उनके गाइडेंस के कारण मैं वन ऑफ द बेस्ट कैडेट रहा पूरे बिहार में। वेरी गुड। और फ्लाइट सार्जेंट के पद तक, जो कि शीर्ष स्थान होता था, वहाँ तक पहुँच गया। इच्छा थी आगे जा कर के भारतीय सेना में जाने की, लेकिन अब किसी वजह से संभव नहीं हो पाया। चलिए, कोई बात नहीं, उससे भी मतलब नहीं गए तो ऐसा नहीं है कि आप उससे बुरी स्थिति में। लेकिन मैं आज के दिन अपने सभी शिक्षक जो स्कूल में थे सभी को प्रणाम करता हूँ, इसलिए कि वो लोग माता पिता तुल्य थे। और आज शिक्षक दिवस है, तो ये आज मौका है मुझे उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने का। ये क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैंने सेकेंड ईयर पटना कॉलेज से किया, पटना यूनिवर्सिटी से, और अपनी ग्रेजुएशन बीएन कॉलेज से। अच्छा, ग्रेजुएशन बीएन कॉलेज से किया आपने। उसके बाद लॉ कॉलेज से मैंने एलएलबी का डिग्री एलएलबी किया। प्रैक्टिस भी किया, प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस पे थे भी। बीच में कुछ दिन
झारखंड से पटना, झारखंड हाई कोर्ट में मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, यहाँ से ज्वाइन, उस समय तो पटना हाई कोर्ट और झारखंड एक ही था। एक ही था। हाँ। वहाँ सर्किट कोर्ट जाया करता था। हाँ। और सौभाग्य से मेरे पिताजी बहुत बड़े प्रैक्टिशनर थे, एडवोकेट थे, बहुत ख्याति थी उनकी। कहाँ, पटना या झारखंड? पहले पटना में थे, बाद में वो झारखंड शिफ्ट कर गए थे। अच्छा। लेकिन उनकी पेशे के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में जितनी ख्याति थी, उससे भी अच्छे वो एक अच्छे इंसान थे। और उनके भी पिताजी, मेरे दादाजी, बहुत सेंटली पर्सन थे और बहुत बड़े पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट थे। अच्छा, ये आपका वंशानुगत है? हाँ, वंशानुगत है। वंशानुगत आज भी मेरे बड़े भाई जो हैं झारखंड हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, श्री राजनंदन सहाय। और हम लोग के पूरे संयुक्त परिवार में एकजुटता है और यही प्रेरित करता है हमको कि समाज को लेके चलें, समाज सेवा में जुड़े। तो ये समाज सेवा करना, चलिए हम थोड़ा सा, आपने एजुकेशन किया, स्कूल लाइफ में कुछ? स्कूल में आज से ज़्यादा ख्याति थी, स्कूल से आज कॉलेज से भी ज़्यादा ख्याति थी। ख्याति थी? अगर मैंने कुछ कह दिया हाँ, तो वो मान लेते थे सब? सारे विद्यार्थी, मेरे 4-5 साल जूनियर और 4-5 साल मतलब सीनियर। लीडरशिप शुरू से था? हाँ, ये भगवान की दी हुई एक अद्भुत कला कहिए या जो कहिए, ऊपर वाले का मतलब आशीर्वाद। आपका शुरू से लीडरशिप, नेतृत्व करने की इच्छा थी शुरू से? और आप सुने कि लालू यादव के साथ भी और नीतीश के साथ भी आप बहुत अच्छा साथ रहे? लालू जी हमको मानते हैं, एक बड़े के कारण, बड़े हैं इसलिए मानते हैं। और नीतीश जी से मुलाकात हुई है, लेकिन उतना करीबी नहीं बन पाया। हाँ, और जब 2024 में मैं जेपी नड्डा जी से मिला था तो मैं अपने परिवार के साथ उनके घर पर गया था। ओके। तो उनका संबोधन ही था कि आओ आओ, और सीधे गला मिले हम लोग। क्या बात है। और मेरे जेपी नड्डा से मिलता, मतलब पटना यहीं से हो रही थी? पटना ही से। क्यों वो पटना यहीं स्टडी हाँ, कर रहे थे? उनके पिताजी जो पटना यूनिवर्सिटी में डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स थे। अच्छा, और उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी उस समय जब वो सर्विस में थे। और दोनों भाई मेरे बहुत ही करीबी मित्र के रूप में रहे हैं। और उन्होंने संबोधन किया मेरी पत्नी को मिलकर कि ये हम लोग के बचपन के मित्र हैं और नेता थे। तो मैंने भी जवाब दिया कि आज तो देश के नेता आप हैं। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। तो कॉलेज लाइफ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पॉलिटिकल एंट्री करेंगे। कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के दौरान आपकी शादी कब हुई? शादी थोड़ी देर से हुई, लेट हुई। शादी करीब 92 के लगभग में। 92 में हुई। अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। मेरे पिताजी तो नहीं थे। उनका स्वर्गवास 84 में। अच्छा। झारखंड से पटना दुर्गा पूजा में आ रहे थे। तो सिर्फ 56 इयर्स के थे जब उनकी मृत्यु हो गई। वो थोड़ा जल्दी हो गया। उसके बाद काम धाम में हम लोग रिस्पॉन्स बढ़ गया आपका? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। शादी मेरी माता जी की इच्छा से हुई। शादी आपके माता जी की इच्छा? वही लड़की पसंद की? सब कुछ वही मेरे लिए, सब कुछ वही थी। माता पिता सब कुछ वही थी। और उनके गार्जियनशिप में ही हम लोग चल रहे थे। पिछले साल ही उनकी मृत्यु हुई है 90+ पे। ओके। तो ऐसा इच्छा तो नहीं था कि आपका कहीं इच्छा रहा होगा शादी करने का? नहीं, सवाल ही नहीं है। लव नहीं, आप लव कोई लड़की की आई कोई ऐसा था? उस समय भी तो लोग लव करते थे, प्यार करते थे, प्रेम करते थे। लव उस समय नहीं होता था। नहीं, उस समय आकर्षण होता था। अगर माता पिता को पसंद आएगा तो बात बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। आपकी मैडम सामने बैठी है, कोई बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, डरने की बात नहीं है। हम इसी तरह के जीवन जीते हैं। जो भी है पारदर्शी है, जो भी है पारदर्शी है सब कुछ। और बहुत स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट वक्ता है। कोई लाइफ में नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। किसी को आप पसंद नहीं करते? नहीं। अट्रैक्शन, आपने अट्रैक्शन की चर्चा की? अट्रैक्शन की बात तो है कि जो आज मेरी पत्नी है उन्हीं के प्रति है। उन्हीं के प्रति अट्रैक्शन। मतलब प्रेम भी उन्हीं से हुआ, शादी भी उन्हीं से हुआ? शादी के बाद प्रेम तो शादी के बाद हुआ। शादी के बाद में। चलिए, अच्छी बात है। ईमानदारी से आपने बताया। बात अब करते हैं कि
पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी शुरुआत ही से स्टूडेंट लाइफ से ही था। जब आप प्रोफेशन अपने जीवन में आए, करियर में, आपने कोचिंग संस्थान का क्या था ये नालंदा इंस्टीट्यूट, मतलब ये कब आपने खोला है, कब इसको एस्टेब्लिश किया? 1986 में एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के टीचर, प्रोफेसर, जो आज भी बहुत सम्माननीय हैं मेरे लिए, बड़े भाई तुल्य हैं, उनसे किन्हीं के माध्यम से मुलाकात हुई और बात बात में चर्चा हुई। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा और काफ़ी दिनों तक साथ रहा। फिर आज भी संबंध तो उनसे बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं, नाम लेना उचित नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं, पॉलिटिकल पर चर्चा करते हैं। आपने जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किया, इससे पहले किसी पार्टी को प्रॉपर ज्वाइन किया था आपने? राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किया था। कब तक रहे वहाँ उसमें? लगभग 9 से 10 साल तक। 9 से 10 साल रहे? हाँ। 9 से 10 साल आप आरजेडी में रहे आप? जी। तो वहाँ क्या एक्टिविटी था, मतलब वो कभी टिकट मिला या नहीं? टिकट के लिए एक बार दिया था, लेकिन उस समय कोई माध्यम थे आरजेडी से ज्वाइन करने के लिए, जो राजनीति में मेरे राजनीतिक गुरु कहिए, या मैं इस तरह का स्वभाव रखता हूँ कि एक बार अगर किसी के सानिध्य में चला गया तो मैं ईमानदारी से गुरु भक्ति निभाता हूँ। वो व्यक्ति अब थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन उनके माध्यम से ही हम राष्ट्रीय जनता दल में गए थे। और फिर एक पार्टी का गठन हुआ था। वो पार्टी सवर्णों की राजनीति करती थी। कि उसका स्लोगन था कि गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए जी। और उसमें मैं काफ़ी 2.5-3 साल बहुत मैंने मेहनत की और उस पार्टी के शीर्ष स्थान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी रहा। ओके। और आज भी सभी लोगों से मेरा सौहार्दपूर्ण वातावरण है। फिर जनसुराज तो मैंने प्रशांत जी के आकर्षण, मतलब ये आपका आरजेडी वाला पार्ट हो गया। हाँ। जनसुराज मतलब कैसे आप जनसुराज के पास अप्रोच कैसे हुआ कि आप जनसुराज को ज्वाइन करें? क्या दिखा आपको जनसुराज में कि हम जनसुराज को ज्वाइन कर लें? प्रशांत जी की बातें मुझे बहुत प्रभावित करती थी। अच्छा, वो जब पूरे पार्टी बनाने से पहले जब बिहार दौरा कर रहे थे वो? हाँ, उसको कभी न्यूज़पेपर में, कभी यूट्यूब में, ये सब देखते देखते लगता था कि इनकी बातों में दम है जी। और अगर बदलाव आएगा तो ऐसे ही किसी व्यक्ति के माध्यम से आएगा। एक दिन हम लोग दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे। एक नंबर था मेरे पास जनसुराज का। अच्छा। उसमें लगाने पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो इन्होंने एक नंबर दिया अपने मोबाइल से, यूट्यूब से, गूगल से पूछकर। उसमें फ़ोन किसी ने उठा लिया तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की। तो बोला कि आपको यहाँ आ कर के मिलना होगा जी। बोले कोई अपॉइंटमेंट दीजिए, समय पर आ जाएंगे। फिर 2 दिन के बाद समय भी मिल गया। शेखपुरा हाउस में गया था। काफ़ी देर रहने के बाद जब संभव नहीं हो पाया मिलना, तो मैंने कहा कि मेरे पास कुछ अपना बायोडाटा है और कुछ और भी जानकारी है, अगर संभव हो तो इसको दे दीजिएगा। अब मेरे लिए बैठना मुश्किल है, मेरे घर पर मेरे सास ससुर बहुत ही वृद्ध और बीमार, तो हमको अब जाना होगा उनको देखने के लिए जी। तो फिर हम लोग 4:30 बजे के लगभग लौट आए। एक फ़ोन आया जनसुराज के JSPT का कि ठीक है आपसे कल मैं मिलने आऊँगी। उनका नाम है हिमांशी जी।
तो नेक्स्ट डे वो आई, सारी जानकारी मैंने उन्हें दी। आपके घर पर? मेरे घर पे जी। बहुत ध्यान से उन्होंने मेरी बातों को सुना और फिर बोली कि किसी दिन हम आपको अपॉइंटमेंट मिल जाने पर खबर कर देंगे। ओके। फिर 2-3 दिन के बाद ऐसे सूचना आई कि आप आ जाके मिल सकते हैं। फिर हम लोग गए मिलने। थोड़ी देर के बाद ही मिलने का मौका मिल गया प्रशांत जी से और मैंने अपनी इच्छा जाहिर की तो हंसने लगे। अच्छा। कि आप तो मैं डायरेक्ट बोल रहे हैं चुनाव लड़ने की बात, यहाँ तो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आप भी आइएगा और फिर जब उस प्रोसेस के थ्रू आपका चयन होगा तभी आप प्रत्याशी बन सकते हैं। हम बोले हाँ, जो प्रोसेस है उसमें ही मैं आऊँगा, कोई मतलब जो प्रक्रिया है उसका उल्लंघन, जोर जबरदस्ती नहीं। हाँ, उल्लंघन करने का उद्देश्य नहीं है। और अब तक तो मैं संभावित प्रत्याशी हूँ, उसी प्रोसेस में हूँ, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि शायद अगर प्रशांत जी और पूरे पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है अगर मुझ पर विश्वास रखते हैं तो मुझसे बढ़िया और कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा। क्योंकि आप तो कुम्हरार के बहुत मतलब समझिए कि कितना शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक आप हैं कुम्हरार में। मैं पहले BM दास रोड खजांची रोड में रहने वाला हूँ, फिर 92 ऑनवर्ड्स राजेंद्र नगर में रहता हूँ। और आपका मतलब राजनीतिक अनुभव भी है, लंबा राजनीतिक काफी दिनों से है, लगभग 40 साल से सामाजिक रूप में मैं जुड़ा हुआ हूँ। जुड़े हुए हैं, सब समाज सेवा कर रहे हैं आप। जितने भी यंग होते थे ट्यूशन कोचिंग और मेडिकल इंजीनियरिंग के एस्पायरेंट्स, उन लोगों से मैं जुड़ा रहा हूँ, तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि लोग मुझे जानते थे, इस बात का घमंड नहीं है। नहीं, गर्व भी होना चाहिए। और मेरी श्रीमती जी का एक स्कूल था जो लगभग 20 सालों तक, प्राइमरी स्कूल, किड्स फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल, वो चलाती थी और मैं उनका साथ देता था। तो छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स और उनके परिवारजनों से भी मैं बहुत परिचित हूँ और वो लोग भी हमसे घुले मिले हुए थे। तो ये मेरा सामाजिक जीवन रहा है और मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि अगर आप भी मुझसे 2-4 रोज मिल लेंगे तो आप मेरे अपने जैसे लगे। वो हम खुद फील करते हैं, जैसे लगता है कि घर का कोई गार्जियन है, बस वैसा ही है, वैसा महसूस होता है। अच्छा, कैसा मतलब जनसुराज में अभी घूम फिर रहे हैं, अभी आप सुनने के लाभ कार्ड, कोई जीवन लाभ कार्ड है? हाँ, वो क्या है, मतलब इसके थोड़ा सा। आज से पहले मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुना था। 40 सालों के करियर में न RJD, न JDU, न BJP किसी के तरफ से जनता के लिए ऐसा नहीं सोचा गया था। कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं सोचा था कभी। प्रशांत जी की ये अद्भुत सोच है, जो बहुत आर्थिक रूप से दबे हुए लोग हैं, उनके लिए एक ऐसा परिवार लाभ कार्ड का व्यवस्था किया गया है कि आने वाले चुनाव के बाद अगर जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो जो लोग परेशान रहते हैं अपने परिवार के लिए, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। ओके, तो ये कार्ड जो, देखिए एक चीज़ हम डिफाइन करते हैं कि जनसुराज पार्टी अभी मतलब से गवर्नमेंट में आई नहीं है, चुनाव की तैयारी कर रही है। 2025 नवंबर की तैयारी, 2 अक्टूबर 2024 को एक पार्टी बनाई गई, जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी जो लाभ कार्ड दे रही है, लाभ कार्ड ही बोलते हैं ना, परिवार लाभ कार्ड। परिवार लाभ कार्ड जिसका जो लिमिट है पैसे का वो 20,000 है, 20,000। लगभग 5 काम तो सुनिश्चित होगा। 5 काम अगर जनसुराज की सरकार आ गई, व्यवस्था अगर जनसुराज की हो गई तो पूरे बिहार में एकदम बदलाव हो जाएगा और ये परिवार लाभ कार्ड एक अद्भुत काम करेगा। ओके। जो परिवार के बुजुर्ग हैं, महिला पुरुष, उनको 2,000 रुपये का प्रति माह स्कॉलरशिप की तरह स्टाइपेंड मिलेगा। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट हो गया। जो 12 से 15 साल के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी, जिस व्यवस्था की सरकार पेमेंट करेगी। बच्चे जहां अच्छे मतलब अच्छा, जहां किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ का वो एक्सपेंस जनसुराज करेगा। जो गरीब घर के बच्चे होंगे, जो गरीब घर के, ये दूसरा पार्ट हो गया। हाँ। और
जो युवा लोग का पलायन हो रहा है उनको रोकने के लिए अगर व्यवस्था होती है जनसुराज की तो बच्चे के जाना बंद हो जाएगा। 12 से 15 हज़ार का प्रति माह कमाने की व्यवस्था यहीं बिहार में ही हो जाएगी। मतलब इस बार अगर सरकार बन जाती है जनसुराज पार्टी की तो दिवाली छठ जो अभी पर्व आ रहा है इस बार की दिवाली छठ में नहीं जाएंगे, जैसा कि प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं। उनका जो सोच है और जो व्यवस्था उन्होंने परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से किया है, अगर वो जमीन पर आ गया और सरकार बन गई तो मैं निश्चित बोल सकता हूँ कि पूरे बिहार में बदलाव आ जाएगा। क्या बात है। दूसरी व्यवस्था है कि जो महिलाएं हैं उनको स्वराज की व्यवस्था करने के लिए बैंक से मामूली मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, और हाँ, और इसको सरकार में जो बाकी हम लोग ऐसे लेंगे तो 9% के लगभग मिलेगा, तो बाकी सरकार देगी। बाकी सरकार देगी। देगी। मतलब कि इनको देना है 4 मेंटेन करना है 9 ही, लेकिन बाकी जो 5% है वो गवर्नमेंट वो जो भी है प्रक्रिया वो, लेकिन सरकार महिला को लगेगा 4%। महिला को 4% लगेगा। अच्छा, ये कार्ड जो है आपके क्षेत्र में, जैसे कुम्हरार विधानसभा की हम बात करें तो क्या टारगेट दिया गया, कितने लोगों को ये जीवन कार्ड देना है? ये नहीं, मैक्सिमम लोगों को देना है। जो भी बात समझ रहे हैं वो तो स्वतः पहुंच के ले रहे हैं। हाँ, जो गरीब हैं या जो भी मैक्सिमम लोगों को देना है। हम एक मान के चलते हैं 50,000 लोगों को मान के चलते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, उससे ज़्यादा लेंगे। उससे ज़्यादा देखिए, ये कह रहे हैं कि 50,000 या उससे ज़्यादा या जो भी गरीब व्यक्ति हैं, परिवार हैं, उनको वो कार्ड मिलेगा। अब नोटिस करने वाली बात है कि जनसुराज 243 विधानसभा सीट पे ये कार्ड बांट रही है। हम मान के चलते हैं मात्र कि 50,000 ही कार्ड बांट रही है। एक कार्ड का जो कॉस्टिंग आ रहा है वो 50 रुपया, आप मान के चलिए 50 रुपया लग रहा होगा कॉस्टिंग, जरूर लग रहा होगा। एक कार्ड का कॉस्टिंग हम 50 रुपया, ये मिनिमम कॉस्टिंग हम बता रही है, ज़्यादा भी लगा होगा। अब ये सोच के आप कैलकुलेशन कीजिए कि 243 विधानसभा सीट पे 50,000 लोगों को 50,000 मल्टीप्लाई 243 मल्टीप्लाई 50 रुपीज़, ये पैसा जो है ना, बजट जो है ना, करोड़ों रुपये में चुनाव से पहले सरकार सरकार में आने से पहले खर्च कर रही है। जनसुराज लगा रही है। ये मानने वाली बात है। यहाँ पर ऐसा कोई भी सरकार नहीं था, वादा कर लेती है चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव के बाद सरकार में आने के बाद उनकी वादा पूरा नहीं होता। ये भली बात ये आम जनता जानती है। लेकिन जनसुराज पार्टी अपने सरकार में आने से पहले इतना करोड़ रुपया खर्च करके जनता को एक फैसिलिटी दे रही है, सुविधा दे रही है कि हमारे आप मतलब वो क्या बोलते हैं, एक एग्रीमेंट आप समझ लीजिए कि एग्रीमेंट है जनता और जनसुराज पार्टी के बीच में कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो आप ये मत समझिए कि हम जो बोले वो नहीं करेंगे। पहले ही आपको कार्ड दे दिए, अगर नहीं मिलेगा तो आप केस भी कर सकते हो, सबूत के तौर पर आपको दे रही है। तो बहुत बड़ी बात है। ये स्टेप जो है इसमें तो करोड़ों रुपया खर्च होगा, ऐसा तो कोई किया नहीं होगा। नहीं, आज तक कोई नहीं किया है। अभी आपने बीच में मुझे रोक दिया। हाँ। किसानों के लिए भी सरकार सोच रखी है। कंटिन्यू कर लेते हैं। और किसानों के लिए एक ऐसी व्यवस्था है कि नकदी फसल को अगर किसान उपजाते हैं तो उसमें जो खेती में मजदूर की व्यवस्था है वो सरकार मनरेगा के माध्यम से जोड़ कर देगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा जी। कितने लोगों को बांट दिया अभी तक? मेरे माध्यम से तो काफ़ी हो चुका है, और मेरे पार्टी की ओर से जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं सभी लोगों ने किया है। सब लोगों ने किया। हाँ। अच्छा, ये जब क्षेत्र में जाते हैं कार्ड बांटने के लिए तो उन लोगों का एक्साइटमेंट क्या होता है? लोग कितना कार्ड के प्रति बहुत आकर्षण है उसका। हाँ। कि हम भी ले लेते हैं। हाँ। अगर व्यवस्था बन गई तो मुझे भी लाभ होगा। तो हम लोग समझाते हैं कि अगर का मत रखिए, अगर आप वोट देंगे तो सरकार आप ही की बनेगी। सही बात है। और इस तरह का जो प्रशांत जी का सोच है, चिंता किए जनता के लिए, चिंतन किए और तब इस तरह का परिवार लाभ कार्ड का व्यवस्था किए, ये तो बहुत सराहनीय है। सही बात, बहुत सराहनीय है। चलिए हम बात करते हैं SIR को लेकर के बहुत सारे टॉपिक उठ रहे हैं। वोट अभी महागठबंधन के राहुल गांधी की तरफ से भी निकाला गया वोटाधिकार यात्रा। क्या कहेंगे, ये जो महागठबंधन की यात्रा है वो सही यात्रा है? जो 64 लोगों का जो नाम काटा गया है वो कहाँ तक आप लोग उसको जेन्युइन सही मानते हैं या नहीं मानते हैं? मेरे तरफ से तो पहली बात यह है कि जो SIR है उसका मैं भी समर्थन करता हूँ। आप भी समर्थन करते हैं? ठीक है। वजह कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है,
जिस पर पूरे देश का विश्वास है, उन्हीं के माध्यम से हर बार इलेक्शन होता है। पिछले साल भी इलेक्शन हुआ तो चुनाव आयोग के गार्जियनशिप में हुआ। सही बात। तो ये समय जो है अभी ये थोड़ा ठीक नहीं है। अभी पानी का जो बारिश के दिन है, रेनी सीजन है, सब जगह नेपाल से पानी छोड़ा गया, उस साइड में पूरा पानी भर गया है। तो ये उचित समय नहीं है। इसको पिछले साल ही करवा लेना चाहिए था लोकसभा के इलेक्शन में। सही बात। इसलिए कि पिछले बार जो सरकार बनी मोदी जी की, वही संवैधानिक सरकार है। हाँ। तो आज करने से अच्छा था कि एक साल पहले कर लेते। 2000 इस बात के लिए लोगों को दिक्कत हो रही हाँ, है। 2003 से अभी इतना लंबा खींच गया था, तो अभी छोड़ देते। तत्काल में करने की क्या जरूरत थी? टाइम में कम था। अगर या तो लोकसभा से पहले कर लेते या फिर विधानसभा के बाद कर लेते। बिल्कुल यही मेरा कहना है। ये डाउट, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, सवाल उठ रहा है। ये संदेह के घेरे में, संदेह के घेरे में आ रही है। इतना हड़बड़ी क्यों है? और फिर बिहार ही क्यों? फिर बिहार और ऐसा है कि ये होना तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है। अब कुछ लोग जो बहुत बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, वो लोग नहीं रहे। कुछ लोग का ट्रांसफरेबल जॉब है, वो लोग भी चले जाते हैं। कुछ लोग 18 वर्ष की आयु पे आने पर नाम जोड़ने लगता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया तो कटते रहता है, नाम जुड़ते रहता है। इस पर किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन इस समय उचित नहीं था। और बाकी ये चुनाव आयोग का मसला है, वो समझेंगे। चलिए, कुम्हरार पर हम आते हैं। कुम्हरार, अगर आप विधायक बनते हैं, प्रत्याशी आपको बना दिया जाता है, विधायक बन जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम जैसे ही विधायक बनेंगे तो कुम्हरार की जनता के लिए पहला स्टेप क्या करेंगे? क्या कौन सा आपको लग रहा है कि ये काम जल्दी होना चाहिए, जनता को ये सुविधा मिलना चाहिए? देखिए, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ और जो भी जनता की तकलीफ है लगभग सभी लोग जानते हैं। तो 1 बाय 1 जो 3-4 समस्या है उसको उठाएंगे। और अगर मुझ पर विश्वास किया जाएगा, मुझे टिकट मिलेगा और मैं जीत जाता हूँ, तो मैं जनसुराज की जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं उनके सहयोग से पूरे क्षेत्र का विकास करूंगा। अच्छा। काहे कि ये अकेले का मामला नहीं है। और मान लिया, हम तो ये मान के चलेंगे कि कोई एक व्यक्ति जीतेगा जनसुराज से, तो बाकी लोग भी विधायक के रूप में ही हैं। आप लोग जब तक नहीं मदद कीजिएगा किसी का, तब वो नहीं कर सकते, तब तक कोई अकेला नहीं कर सकता है। क्या है अभी, मतलब मेन समस्या क्या है अभी कुम्हरार के लिए? जो वर्तमान विधायक हैं उनमें उनके द्वारा जो काम किया हुआ कितनी कमी दिख रही है? किस किस काम में आपको लग रहा है कि? देखिए, बहुत बार बार एक ही बात को बोल, जल जमाव की समस्या है, रोड का मेंटेनेंस नहीं है, ठीक है, और भी कई ऐसी समस्याएं हैं। अब क्षेत्र में घूमने पर अभी से सब बात पर फोकस करना उचित नहीं है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे अभी 6-7 सभी लोग संभावित प्रत्याशी हैं, तो सभी लोग को संगठित करके, सभी लोगों से आग्रह करके, सभी के मदद से सर्वांगीण विकास हो सकता है कुम्हरार का। और किसी को यह अहंकार नहीं रखना चाहिए कि मुझे टिकट मिल गया, या नहीं मिला तो दुखित भी नहीं होना चाहिए। जनसुराजी का ये काम है कि जनता का सुंदर राज लाने के लिए सबको मिलजुल के काम करना। आप मिलेगा तो कोई एक ही आदमी को मिलेगा, किसी एक ही को मिलेगा, एक ही को मिलेगा। आप मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें जिसका गुड लक होगा, जो मेहनत है, अब जिसको पार्टी उचित समझती है, गुड लक की बात नहीं है। बात तो है कि सोशली कौन रिकॉग्नाइज्ड, हाँ राइट, सही है, कौन मैच्योर्ड है, कौन कितने दिनों से समाज में एक्टिव है। जनता और अभी कोई संभावित प्रत्याशी हो गया है और समाज में एक्टिव हो गया है नहीं। तो ये तो देखने वाली बात है कि किसका स्वाभाविक ये स्वभाव है कि कौन समाज में घुसकर काम करता है। अब अभी कोई व्यक्ति या मैं ही बड़ी बड़ी बात कर दे और बाद में फिस हो जाए, कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपनी बातों पर खरा उतरूंगा। काफ़ी सालों से इस तरह का काम कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। और जितने मेरे, हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि सभी लोग छोटे बड़े उम्र में हैं, छोटे भाई बहन की तरह हैं, तो
तो हम लोग मिलजुल कर ही क्षेत्र का विकास करेंगे। बहुत सारे लोग जो होते हैं जब चुनाव आता है, जब वोटिंग के दिन होते हैं, लास्ट सवाल होगा मेरा ये, तो आम जनता जो है ना पॉलिटिकल जो है राजनेता को देख करके परेशान हो जाते हैं, खींच है, बहुत सारे लोगों को खींच होता है कि क्यों दे वोट दें, तो लोग वोट देने के लिए नहीं जाते, अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वैसे आदमी को क्या कहेंगे, उनको एक मैसेज दे दीजिए आप। अगर आप ड्राइंग रूम में बैठ करके तरह तरह का उपदेश दीजिएगा, सलाह दीजिएगा कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो कम से कम आपकी दायित्व है कि अपने घर से निकलकर बूथ तक जाएं और अपना मतदान प्रयोग करें। इसके बिना कोई चारा नहीं है, ये प्रजातंत्र है। अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए और समाज को सशक्त बनाने के लिए और लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए। और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, पटना यूनिवर्सिटी, PMCH, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जुड़ा हुआ है इस क्षेत्र से। डॉक्टरों का समूह एकदम संगठित रूप में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना के काम कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो मैं सभी शिक्षित व्यक्तियों से आग्रह करूँगा कि वोट दीजिए, लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, जागृत कीजिए, इसी से समाज का भला होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपने सुन रहे थे रविनंदन सहाय, जो जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से हैं। जनसुराज पार्टी बहुत जोर शोर से मेहनत कर रही है पूरे बिहार में। जो फाउंडर हैं प्रशांत किशोर, पूरे जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये भी रविनंदन सहाय जी भी अपने कुम्हरार विधानसभा में पूरे जनता से इंटरेक्शन में हैं, जनता से बातचीत करते रहते हैं, हमेशा मीटिंग करते रहते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। और आप लोग जिस दिन मतदान होता है तो ज़रूर वोट दीजिए। इनके बहुत सारे इनके लाइफ स्टाइल पर भी हम चर्चा की, इनके शिक्षा पर बात किए, इनके प्रोफेशनल जो कैरियर उन पर भी बात किए। कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा पॉडकास्टिंग, कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।